नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मार्च के प्रतियोगिता दर्पण में हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है। और आगामी एग्ज़ाम में अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से मार्च का मैगज़ीन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे हिसाब से कम 7 प्रश्न 7 प्रश्न केवल मार्च प्रतियोगिता दर्पण से हो सकते हैं। और ये भी आपको मानना होगा, जब किसी भी आप कमीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो निकट का जो 3 मंथ का जो मैगज़ीन होते हैं करेंट अफेयर्स के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मई में एग्ज़ाम है तो जो आपके पास मार्च, अप्रैल और मई के मैगज़ीन होंगे, वो मैगज़ीन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि लगभग आपका इन्हीं 3 महीना के मैगज़ीन से 15 क्वेश्चंस हो सकते हैं, मात्र 3 महीना। आमतौर पे हम कहते हैं कि 1 साल का करंट अफेयर्स पे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज निकट का 3 मंथ का मैगज़ीन होता है, वो सबसे ज़्यादा वेटेज लगता है करंट अफेयर्स के अंदर। वो सिर्फ 3 महीना का मैगज़ीन नहीं होता, उसमें सिर्फ 3 महीना करंट नहीं होते, वो 3 महीना का मैगज़ीन कम से कम 6 से 7 महीना के करंट को कवर करते हैं, मिनिमम 6 मंथ के करंट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से इन सब बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा। और हम ये जब प्रतियोगिता दर्पण पे जब हम काम करेंगे मार्च वाली, तो आप देखेंगे कि इस प्रतियोगिता दर्पण में आपको लेटर ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपके पास मार्च का प्रतियोगिता दर्पण है तो हम पेज नंबर बता के हर एक पेज नंबर में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको हम बता देंगे। जाहिर सी बात है कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कमीशन के, तो उसमें पकड़ने से ज़्यादा छोड़ने की क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। मेरा ये नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन हमको सब कुछ पकड़ना भी नहीं है। हमें निश्चित रूप से ये करेंट की मैगज़ीन्स हैं और करेंट बहुत दीर्घजीवी नहीं होते, अल्पजीवी ये स्टडी होती है कि आज पढ़े और 6 महीना के बाद पेपर हुआ तो काम किया, 2 साल के बाद पेपर हुआ तो आज का ये करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप बुनियादी तौर पे तो स्टडी कर ही रहे हैं, जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी आपने पढ़ा है वो आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो जो कहीं ना कहीं करंट से भी लिंक हो जाते हैं। ठीक है, या फिर जो करंट की घटनाएं हैं कहीं ना कहीं आपके कोर विषय से लिंक हो जाते हैं, तो उस पर हमको लिंक करने के लिए वो जो स्टडी है वो बेसिक स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो मार्च का प्रतियोगिता दर्पण आपके सामने है, ये सिर्फ मार्च का प्रतियोगिता दर्पण कहने को है, लेकिन कम से कम ये 2 से 3 मंथ्स के करेंट्स को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, निकट का 3 मंथ का मैगजीन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है का ऑब्जर्वेशन निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस बैंक हैं उस पर अगर 10 टाइम्स काम करते हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो चाहे अदर पीसीएस का हो, 10 बार अगर प्रीवियस ईयर पे काम किए हुए हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको ये छोड़ने वाला जो एबिलिटी है और पकड़ने वाला जो एबिलिटी है वो निश्चित रूप से डेवलप हो जाएगा। ये आमतौर पे केवल किताब पढ़ के या ऐसे एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आएगा, ये प्रीवियस ईयर पे काम जब करेंगे तब ये ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर होगा कि हमें करेंट में क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। वैसे मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इस मार्च के प्रतियोगिता दर्पण में। देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें हमको दिखाई दे रहा है हेडिंग में कि इसमें सबसे बढ़िया ये देखिए, एक तो आपका आर्थिक समीक्षा है और ये भारत में जो वन क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का है वो, और ये आर्थिक समीक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्च के प्रतियोगिता दर्पण को ये बहुत महत्व प्रदान करता है। तो इस दोनों से हमको लगता है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से 1 से 2 प्रश्न हो सकते हैं, आर्थिक समीक्षा से 3 प्रश्न, तो 5 प्रश्न तो मेरे हिसाब से यहीं से बन जाएंगे आपको। बाकी हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। पेज नंबर हम बता ही देते हैं, लेटर नहीं भी दिखाई दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पेज नंबर से आप उसे पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। अब आप देखिए, अब ये आपका मोटिवेशनल एक लेख है, अर्जित ज्ञान को याद रखना अनिवार्य है। जो भी आपके पास ज्ञान अर्जित है उसे याद रखिए, यानी कि जो है उसको संवारिए। ठीक है, जो आपके पास है उसको संवारिए। आप मान लीजिए, हम इस लेख की बात नहीं कर रहे हैं, आमतौर पे मान लीजिए कि आप एक मैगजीन खरीदते हैं, मान लीजिए मार्च का आपके पास प्रतियोगिता दर्पण है, तो आप मार्च के प्रतियोगिता दर्पण को संवारिए ना। पता चलता है कि मार्च का प्रतियोगिता दर्पण और मार्च के 3 गो और मैगजीन आप खरीद के लेके चले आए हैं, आपने इसको तो संवारा नहीं है।
और इसको आप संवारे नहीं और नई नई मैगजीन और खरीद के लेके चले, तो बताइए, आप खुद ही समीक्षा कीजिए, अपने आत्म समीक्षा कीजिए, ईमानदारी से अपनी आत्म समीक्षा कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम एक संवार नहीं रहे, 2-3 मैगजीन और लेकर आए, जबकि ये इतना वेटेज रखता है कि आपका बेहतर काम कर सकता है। लेकिन हम लोग इतना घबरा जाते हैं कि 2-3 मैगजीन लेकर और आते हैं, उसको भी पढ़ते हैं, और पता चलता है कि मार्च के जो मैगजीन है ले दे के हम कोलैप्स कर देते हैं। ठीक है, इसलिए एक मैगजीन और एक मैगजीन पे आपका बढ़िया से चिंतन, मनन और वर्क होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक करेंट की घटना कहीं ना कहीं आपके कोर विषय से जुड़ता है। ठीक है, आप पेज नंबर 11 देखिए। पेज नंबर जो 11 है वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है, इस राष्ट्रपति के दिए गए संदेश को, क्योंकि इस हमने पढ़ा इनके संदेश को, तो कई इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसलिए आपको ये मैगजीन पढ़ना निश्चित रूप से जरूरी है। ठीक है, निश्चित रूप से जरूरी है, तो आप इसे जरूर पढ़ेंगे। 11 नंबर पेज को, 11 नंबर पेज, 12 नंबर पेज में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 12 नंबर पेज में उत्तर प्रदेश के पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर की विधान सभाओं हेतु चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ, ये छोड़ दो, अभी रिजल्ट आ चुके हैं, बहुत ध्यान रखना होगा। तो गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के जो विधानसभा सीट हैं और इन राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, वैसे कर्नाटक भी बहुत चर्चा में रहता है, वहां चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन उस राज्य के भी राज्यपाल को जरूर ध्यान रखिएगा। ये 5 राज्य जहां चुनाव हुए हैं वहां के राज्यपाल को ध्यान रखो, और वहां के विधानसभा की जो सीटें हैं उसे आप ध्यान रखोगे तो यह इतना से काम चल जाएगा। बाकी आपको जो पहला जो चुनाव का जो चरण था वो सबसे पहले गोवा के अंदर 14 फरवरी को हुआ था, तो बस ये एक ध्यान रखना, 14 फरवरी से। बाकी राज्यों में अलग अलग डेट पे पहला चरण था, लेकिन गोवा में पहले ही चरण में सब खत्म हो गया था वो उनका चुनाव 14 फरवरी को, तो बस इतना ध्यान रखना, बाकी आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 नंबर पेज के बाद आप जब अगर नेक्स्ट पेज में चलेंगे, नेक्स्ट पेज में चलेंगे तो 13 नंबर पेज है। तो क्या 13 नंबर पेज में भी कुछ पढ़ने के लिए है? देख लेते हैं। तो 13 नंबर पेज में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय, ये सब छोड़ सकते हैं, ये छोड़ दीजिए आप, नहीं, बीता वर्ष 2021 अब तक का 5वां, ये सब आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात का सौदा, एक बार ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरे एजेंडे में इसको छोड़ सकते हैं आप। तो पेज नंबर 13 आपके काम का नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप उसके बाद पेज नंबर 14 में अगर आएंगे तो आप देखेंगे पेज नंबर 14 में समाचार विधा की टीआरपी रेटिंग पुनः प्रारंभ। इसमें भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो ट्राई एजेंसी है समाचार विधा की टीआरपी रेटिंग के लिए, ट्राई, इसको एक बार आप लोग देख के जाएंगे, ट्राई को अलग से ट्राई पे काम कर लीजिएगा। ठीक है, स्वदेशी निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों का एक और दौर संपन्न, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिएगा आईएनएस खुखरी, इस पे मैंने पिछले भी मैगजीन में आपको करंट के जो प्रतियोगिता दर्पण है उस पर चर्चा हुआ होगा, पीछे के जो भी प्रतियोगिता दर्पण पे अगर आप देखेंगे मेरा प्रेडिक्शन तो आपको वहां से पता चल जाएगा। तो मेन आप इसको देखना चाहें तो युद्धपोत विक्रांत के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे। बाकी आपको ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र वार करने वाले C2 संस्करण, C2C, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में अगर आप चलें तो नेक्स्ट पेज है आपका 15 नंबर। अगर आप 15 नंबर पेज पे जाएंगे तो यहां देखिए
सीमा पर तनाव समाप्त, ये कोई काम का आपका नहीं है, सीधे इसको हम खारिज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इसमें कोई आपको आपके एग्जाम के लिए कुछ बेहतर है कि नहीं? तो देखो, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अब नाइटहुड से सम्मानित। ये आपके आगामी एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर कोरिया द्वारा नए वर्ष से पहले माह में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण, ये सब कोई काम का नहीं है ना। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने को विधेयक पर, जो हमने नुशांतारा आपको एक अलग से वीडियो करंट पर बनाया हुआ था, पूरा मैपिंग के साथ बताया हुआ था, आप उसे भी चाहें तो एक वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 16 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने का विधेयक पारित हुआ है। इसे आप जरूर देख लेंगे और हम समझते हैं कि ये पूछा भी जा सकता है। और पीछे भी वीडियो में हमने इस पे स्पेशली एक क्लास दे रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, पेज नंबर 17 में देखते हैं कुछ काम का है कि नहीं आपके लायक। तो पेज नंबर 17 में भी मेरे हिसाब से ये जो पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, ये मेरे काम की नहीं है। हाँ, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक में एक पायदान का सुधार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इस पे हमने यूट्यूब पे पीछे वीडियो भी दे रखा है। ठीक है, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 85 पोजीशन पे है, अंक 40 के हिसाब से। ठीक है, तो आप जो भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 85 है, ये ध्यान रखेंगे। और इस पे वीडियो भी हम बना चुके हैं, और आप एक बार इस लेख को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और चाहें तो ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ कंपेयर करेंगे तो ब्रिक्स राष्ट्रों में तीसरे पायदान पे भारत है। जैसे दक्षिण अफ्रीका 70 पे, चीन 66 पे, है ना, 85 पे भारत है, 96 पे ब्राजील है 96 रैंक के साथ, 136 रूस। तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रैंक, है ना, ब्रिक्स राष्ट्रों से अगर कंपेयर करना हो तो खैर नेक्स्ट पेज में चले। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चले, पेज नंबर 18 में। तो देखते हैं कि आपके महत्व की कोई चीज इसमें है कि नहीं। तो पेज 18 जो है, तो पहला नंबर तो इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा। वो इजराइल के राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात जा रहे हैं। वो पीटी के एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। हाँ, लेकिन भारत व इजराइल के बीच जो राजनयिक संबंधों की जो 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 18 में भारत व इजराइल के बीच राजनयिक संबंध की 30वीं वर्षगांठ को पढ़ लेंगे आप लोग। पेज नंबर 19 में अगर आप चले तो कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में हजारों ट्रक चालकों को फ्रीडम कन्वॉय, नहीं पढ़ना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.6%। ठीक है, इसे ध्यान जरूर रखें, लेकिन आगे जब हम लोग देखेंगे आर्थिक समीक्षा इसी प्रतियोगिता दर्पण में, तो वहाँ पे कई आंकड़े हैं, आंकड़े बहुत ध्यान में रख के, बहुत आंकड़े इसमें हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आंकड़े को प्रिडिक्ट करना है जो आपके प्रश्न में आ सके, कोशिश ये करनी है। ठीक है, तो केवल इसमें केवल इस हेडिंग पे ही ध्यान दें, अंदर जाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पेज नंबर अगर आप 20 पे बात करें तो पेज नंबर 20 में 2021-22 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमान, निश्चित रूप से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से बस आप ये हेडिंग ही देख के जाना। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कई आंकड़े नीचे आर्थिक समीक्षा में हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें भी ध्यान रखना
जो स्थिर मूल्य पे आपका जो राष्ट्रीय आय है ना, स्थिर मूल्य पे, ये देखिए स्थिर मूल्य पे दिया हुआ, प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे दिया हुआ है। तो इस पेज नंबर 20 में स्थिर मूल्य पे राष्ट्रीय आय और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय को देख के जाना। ठीक, बाकी चालू मूल्यों पे इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन स्थिर मूल्य वाला इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय चालू स्थिर मूल्यों पे देख के जाना और प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर देख के जाना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे दिमाग ना लगाएं, क्योंकि बहुत आंकड़े हैं और उसमें आंकड़ों में उलझिएगा तो काम बिगड़ जाएगा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ये, और सकल घरेलू उत्पाद भी, आप जो भी इसमें चालू स्थिर मूल्य पे है, ठीक है, कम से कम जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ये जो भी आप देख रहे हैं स्थिर मूल्य पे, पेज नंबर 20 में इस बॉक्स में इसे जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आगे कई बार रिपीट होगा, क्योंकि आगे आर्थिक समीक्षा और बजट का मैटर इसमें है, तो वही आंकड़े हैं यहां पे, इसलिए इस पेज को हम आगे निकलते हुए, छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो मेन आंकड़ा था मैंने आपको प्रिडिक्ट कर दिया। निश्चित रूप से यहां भी आप चाहें तो एक प्रिडिक्शन ले सकते हैं। पेज नंबर 22 में जो 2020-21 में आपका जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है ना, चालू मूल्यों पे ये दिया हुआ है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हाँ, लेकिन स्थिर मूल्य वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, हालांकि हम लोग आर्थिक समीक्षा में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आर्थिक समीक्षा में देख लेंगे इसको, इसलिए यहां से हम निकलते हैं, क्योंकि आंकड़ों में ज्यादा उलझिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, आंकड़े पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा जाके सांख्यिकी मंत्रालय से एगो पूरा आंकड़ों का लिस्ट लेके चले हैं और आगे रट्टा मार रहे हैं। यह व्यवहारिक है, जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में प्रश्न जहां से क्लिक होते हैं उस पर ध्यान देने हैं। आंकड़े यहां बहुत हैं, लेकिन ये पकड़ना है कि कौन सी चीजें पकड़ के हम जाएं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं पेज नंबर 23 में कि विदेशी व्यापार के आंकड़े एक दृष्टि में, तो आप देखोगे निर्यात और आयात, व्यापार शेष, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो निर्यात, आयात और व्यापार शेष के आंकड़े को एक बार देख सकते हैं, खासकर निर्यात और आयात का। लेकिन ये भी आंकड़े आगे आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है। ऋण का बोझ जो है 593.1 के आसपास आपको बिलियन डॉलर में यहां दिखाई दे रहा है 2021-22 में। ठीक है, तो आप चाहें तो ये वाला जो आपका ग्राफ है इसको आप ध्यान में रखिएगा ऋण के बोझ के मामले में। ठीक है, भारत का बाह्य ऋण प्रमुख सूचकांक, आप छोड़ दो इन सब पेज को, पेज नंबर 24 को आप अगर देखना चाहेंगे पेज नंबर 24 में, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पेज नंबर 24 में आप ये जो बॉक्स है विदेशी ऋण संबंधी आंकड़ों का एक दृष्टि में, तो कुल विदेशी ऋण वाला जो पॉइंट है जो अभी मैंने ग्राफ में कहा कि देख लीजिएगा, बस उसे आप देख लीजिएगा, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस पेज में। ठीक है, मुद्रास्फीति में पेज नंबर जो आपके सामने पेज नंबर है, कितना पेज नंबर है भाई, पेज नंबर 25। तो पेज नंबर 25 में जो मुद्रास्फीति का ये 5.59 देख रहे हैं ना, अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा 5.59 वाला आप बस देख के जाएं, जो यहां पे बॉक्स में भी दिया हुआ है, दिसंबर 2021 में 5.59 आपका मुद्रास्फीति का जो अनंतिम आंकड़े टच किए गए हैं दिसंबर 2021 में, सो आप देख के जा सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि आप यहां से जल्दी निकलिए, क्योंकि इतना ये यहाँ महत्वपूर्ण चीजें अगर हैं भी तो आगे हमको मिलने वाला है।
लेकिन फिर भी यहाँ भी कुछ कुछ बताते हुए, ताकि आपको इसी प्रकार का रिपीट अगर होगा भी तो क्या रिपीट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख लो, दिसंबर 2021 के अंत में भारत की विदेशी मुद्रा कोष अरब डॉलर में 6.33.6, वही चीजें बार बार आ रही हैं। सो इसलिए कहते हैं कि एक ही चीज बार बार आ रहा है। तो निकलते हैं यहां से। हाँ, एक चीज कीजिएगा कि पेज नंबर 27 में, प्रतियोगिता दर्पण के पेज नंबर 27 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021 व 2022 में सर्वोच्च वृद्धि होगी, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है। तो ये एक रिपोर्ट जो है आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। और इसी पेज में, पेज नंबर 27 में, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता RCEP 1 जनवरी से प्रभावी हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 27 आपका इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ लीजिएगा। ये आपको इसमें कनेक्टिव जो कनेक्टिविटी डेवलप हो सकती है आपके करेंट के लिए, तो इसे आप जरूर एक बार इस लेख को, इस इंफॉर्मेशंस को देख लेना है। रट्टा नहीं मारना है, एक बार देख के जाना है, ताकि बाकी जो करेंट है यहां से को रिलेट हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 28 में चले। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 में अगर ये वाला जो हेडिंग देख रहे हैं, वैश्विक जीडीपी में 2020 में 3.4% की सिकुड़न, 2021 में वृद्धि 5.5% रहने का विश्व बैंक का अनुमान। ये हेडिंग सिर्फ एक बार नजर में रखिए, सिर्फ हेडिंग, अंदर मत जाइए, दिमाग ज्यादा मत लगाइए। इसमें क्या कर सकते हैं कि एक बार इसको, सारे आंकड़े वही हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक बार ये जो चालू वित्तीय वर्ष, हालांकि देख लीजिएगा चालू वित्तीय वर्ष वाला भी, यहाँ देख लेना है। और इसमें आप देखिएगा, इस एक पैराग्राफ जो है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है इस हेडिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ लीजिएगा। वैश्विक जीडीपी में 2020 में 3.4% की सिकुड़न, 2021 में वृद्धि 5.5% रहने का विश्व बैंक का जो अनुमान है, इस रिपोर्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाला भी रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 29 में 2021 के पश्चात 2022 में भी भारत सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि वाला देश होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। आंकड़ों में मत उलझिएगा, केवल पढ़िएगा। हम आंकड़े एग्जाम के लायक आपको आगे बताएंगे आर्थिक समीक्षा में। पेज नंबर 30 में बैंकों पर एनपीए का बोझ घटाने के लिए बैड बैंकों का शुरुआत, तो इस बॉक्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 30 में है। यहां से निकलते हैं और पेज नंबर 31 में देखिएगा, दिया हुआ है कि 69 वर्ष पश्चात एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व अब पुनः टाटा समूह की झोली में, है ना। तो पढ़ लेना कि भैया एयर इंडिया को किसने खरीदा है इस संदर्भ में, तो इसको आप पढ़ लेना। पेज नंबर 31 में बाकी आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी देखिएगा पेज नंबर 32 में, जो पेज नंबर 32 है आपका, आप वहां देखिए कि आपको ये सब आपको छोड़ते ही जाना है।
छोड़ देना है, सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक सब छोड़ देना है। छोड़ देना है वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ, अब इसरो के नए चेयरमैन, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो पेज नंबर 32 में वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, इन्हें आप देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 देखिए, इंफॉर्मेशन तो बहुत होते हैं, थोड़ा छोड़ने की कैपेसिटी रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है करंट अफेयर्स पढ़ना। पाकिस्तानी की सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश, अच्छा ये पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, आयशा मलिक। तो थोड़ा ध्यान रखना, हमको नहीं लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि प्रतियोगिता दर्पण में जो लिख दिया है सब इंपॉर्टेंट ही एग्जाम के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मैगजीन में अगर आप अच्छे अप्रोच से देख रहे हो, काम कर रहे हो, तो सारे मैगजीन बहुत महत्वपूर्ण हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक मैगजीन पे बढ़िया से काम कीजिए। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण पे अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें भी क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, बाकी अन्य मैगजीन पे भी अगर काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये अगर एबिलिटी है तो कहीं से भी आप अपनी काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, वी अनंत नागेश्वर सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो वी अनंत नागेश्वर वाला पॉइंट आपको देख लेना है। आपको अगर लेटर पढ़ने में नहीं बन रहा है, नहीं कैमरा पे दिखाई दे रहा है, तो मैं पेज नंबर 33 का मैटर प्रेडिक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी आप ये सब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 जो है, अगर देखें तो शौर्य चक्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये सब लगता है कि पूछता है, लेकिन ये इतना अव्यावहारिक है कि आप बस इतना ध्यान रखना कि बस 29 बच्चों को मिला हुआ है। ठीक है, अब 29 का हम आपको कहें कि आप नाम याद रखिए तो ये व्यवहारिक नहीं है। वो 29 का नाम याद रखने के चक्कर में मेन पॉइंट से आप भटक जाइएगा। तो केवल बस ध्यान रखना, ठीक है, कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नामाचार, शिक्षा, समाज सेवा, खेलकूद आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। शौर्य चक्र के बारे में आपको पता ही है कि किस लिए दिया जाएगा। तो यहां से निकलते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पर चर्चा और परिचर्चा करें। एग्जाम के दृष्टिकोण से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो आप देख रहे हैं पेज नंबर 34 में, पेज नंबर 34 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये किसको मिला है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पुरस्कार की घोषणा कौन संस्था करती है। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है, तो जरूर ध्यान रखना इसको। ठीक है, आप देखो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, छोड़ दो इसको। राष्ट्रीय जल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 34 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ लीजिएगा। इससे पीछे भी हमें लगता है कि यहां से प्रश्न है। अच्छा, इसमें जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, अगर फोटो दिया हुआ है, मैडम का खाली नाम ध्यान रखना, बाकी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये जो आप देख रहे हैं, इसको जरूर देखना। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है ना, इस राष्ट्रीय जल पुरस्कार के मसले में, तो उत्तर प्रदेश आपको कहीं दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश। दूसरा और तीसरा क्रम से राजस्थान और तमिलनाडु, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो पेज नंबर 34 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पे काम कर लीजिए। आप चाहें तो पेज नंबर 35 में भी कुछ देख सकते हैं, और पेज नंबर 35 में
इफ्को का साहित्य पुरस्कार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2021, भारत की स्मृति मानधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, इनको आप देख सकते हैं। फिर आपका फीफा के वर्ष 2021 के पुरस्कार में ये जो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और एलेक्सा पुटेलास जो हैं फीफा के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ये 2021 में है, इन दोनों का नाम ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ये पद्म अलंकरण जो है भाई, ठीक, अगर हम आपको कह दें कि जे पूछता है जेकर जेकर नाम देख रहे हैं सब रट लीजिएगा, नहीं हो पाएगा, अव्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है। तो आम तौर पे आपको इसमें कई नाम आपको देख, साइरस पूनावाला या पद्म भूषण में देवेंद्र झांझारिया, सुंदर पिचाई, राजीव महर्षि, सत्या नडेला, तो हाँ ये आप सुंदर पिचाई को ध्यान रख सकते हैं पद्म भूषण में। और पद्म विभूषण जो आपको यहाँ फोटो में 4 आदमी दिखाई दे रहा है, बिपिन रावत, खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अत्रे, इन चारों का आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप जो है ना ढिट्ठे छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी आपको दिमाग मत लगाइए ज़्यादा। आगे आप पेज नंबर, अभी सब लिस्ट याद रखिएगा 107 लोगों को। अब व्यवहारिक पढ़ाई नहीं, प्रैक्टिकल बनोगे बहुत काम आसान हो जाएगा। और व्यवहारिक तुमको कोई किताब धरा देता है, कहते जो रट्टा मार लो, है ना, 1 महीना पहले कोई धरा दिया रट्टा मार, ये कोई बात है क्या? इसी उसका दिमाग का क्या 1 महीना मैं कहे कि रट्टा वहां से आएगा भी तो क्या जोरी है उसको इस तरह की किताब धरा के, आएगा भी तब भी नहीं बना पाएगा वो। इसलिए पढ़ाई में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन निकालने के लिए बिरजू महाराज जो हैं, बिरजू महाराज, देखो इनकी मृत्यु हुई है, तो बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित से, किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये एक ट्रेडिशनल प्रश्न बनता है। लेकिन चूंकि ये कथक नर्तकों में से थे, तो निश्चित रूप से जो कथक जो नृत्य है, शास्त्रीय जो नृत्य है, ये किस प्रदेश में, किस क्षेत्र में का नृत्य है, ये जरूर आप पढ़ के जाएं, ध्यान रखें जाए, लिंक करेगा। और देखना कथक पे प्रश्न पूछा भी जा चुका है, पिछले किसी एग्जाम में हम प्रीवियस ईयर पे काम करा रहे थे, तो इस कथक से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। तो आप कथक पर केवल बिरजू महाराज को ही नहीं, या कथक के क्षेत्र में गायन शैली, ये नृत्य शैली होती है इस क्षेत्र में नहीं, इसको प्रश्रय किसने दिया था, है ना, मुगलों से संबंधित भी ये प्रश्न कनेक्ट होता है, तो ये पूछा हुआ है ना। एग्जैक्ट किस पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन इसी करेंट में ही कहीं पूछा है, ठीक है। सो आप जरूर बिरजू महाराज की मृत्यु या किस नृत्य से संबंधित है और किस क्षेत्र में कथक होता है, उसके अलावा आपको कथक नृत्य पे काम करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप छोड़ दो, कितना हम पढ़ के जाएंगे, ये सब छोड़ते जाओ। हाँ, इसी पेज में प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स के जो राइटर हैं वो है आकार पटेल, और इंडोमिटेबल के राइटर है अरुंधति भट्टाचार्य। इन दोनों पुस्तकों को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, इसको ध्यान रखना। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, इसको ध्यान रखना। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, इसको ध्यान रखना। तीस जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, सबको ध्यान रखना। ये तो आपको डेट इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ध्यान रखना। पेज नंबर 38, बिरजू महाराज के कथक पे काम, प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स और इंडोमिटेबल, ये मैंने प्रेडिक्ट किया है मार्च के प्रतियोगिता दर्पण में। खेल कूद में
ये जो पेज नंबर 39 है खेल कूद में, पेज नंबर 39, इसमें ये जो देख रहे हैं बॉक्स में आईसीसी की वर्ष 2021 की 5 टीम में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम 2021 का कप्तान जो बनाए गए हैं वो कप्तान हैं आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान जो खिलाड़ी चुने गए हैं, केन विलियमसन। यहां ये जो इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है। और आईसीसी पुरुष वनडे टीम के कप्तान बनाए गए हैं बाबर आजम। आईसीसी पुरुष T20 के कप्तान बनाए गए हैं, उसके भी बाबर आजम। आईसीसी महिला वनडे के जो कैप्टन बनाई गई हैं इंग्लैंड की हैं हीथर नाइट। और आईसीसी महिला T20 की जो कप्तान बनाई गई हैं, आईसीसी ने एक टीम चुनती है हर साल, है ना, इंग्लैंड की है नट सीवर। सो बस इतना नाम ध्यान रखना, बाकी आप इस पेज से बाहर निकल सकते हैं। पेज नंबर 39 के बाद पेज नंबर 40 आप ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो पेज नंबर 40 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, तो उसका देखिएगा पेज नंबर 41 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन से संबंधित इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आंकड़े। तो आपको क्या है ध्यान रखना, यहां पे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पूछता है, एकल से ज्यादा पूछता है। एकल में पुरुष एकल और महिला एकल। तो पुरुष एकल में राफेल नडाल जीते हैं, स्पेन के हैं, और उप विजेता रहे हैं डेनिल मेदवेदेव जो रूस के हैं। महिला एकल ऑस्ट्रेलिया जीती हैं एस्ले बार्टी, बहुत महत्वपूर्ण है एस्ले बार्टी। उप विजेता है डीएनए कॉर्लिंस। तो ये एकल पूछता है, और बाकी युगल में मिश्रित में हम उसको प्रिडिक्ट करते आए हैं जिसमें भारतीय कोई खिलाड़ी हो। इसमें कहीं से भी कोई भारतीय खिलाड़ी दिखाई नहीं देते हैं, बाकी में कहीं नहीं दिखाई, लेकिन ये एकल में आप ध्यान रखिएगा, आम तौर पे एकल में पूछा जाता है, उसमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है महिला वाला जो एकल है वो। ठीक है, तो सो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इंडियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु जो जीती हैं, एकल जो महिला एकल विजेता रही हैं। एक मिनट, ये क्या है देखिए, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022, इसमें सैयद जो मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 का चैंपियनशिप जो हुआ है, इसके एकल खिताब को पीवी सिंधु ने जीता है, और जिसको हराया है वो भी भारत की ही थी, मालविका। ठीक है, और यहां पे देखिएगा पेज नंबर 41 में दिया, ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे नोवाक जोकोविच का वीजा रद्द। इसे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन ओपन बैडमिंटन, बैडमिंटन में विजेता चूंकि भारत है इंडियन ओपन बैडमिंटन का, लक्ष्य सेन, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, पेज नंबर 41 में आप यहां से निकलते जाइए, चेन्नई के पेज नंबर 42 में चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम का नाम ध्यान रखिएगा। बाकी आप हॉर्निबल जो महोत्सव है 2021, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी आप यहां से निकल सकते हैं और सीधे आप पहुंच सकते हैं पेज नंबर  ये सब लेख आप चाहें तो पढ़िए। ये जो आप देखते हैं स्मरणीय तथ्य, वो जो अभी तक जो मैंने करंट अफेयर्स पे काम किया उस रिवाइज के लिए बढ़िया है। ठीक है, सेम चीजें होती हैं जो उधर अभी आपने देखा।
वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, डायरेक्ट पेज नंबर 64, बीच में लेख हैं। आपको टाइम मिलता है तो पढ़िए, ठीक है, नहीं टाइम है तो अभी छोड़िए, अभी मूल मूल चीज़ों पे आप ध्यान रखें। वर्तमान में जो चर्चित विभिन्न अवधारणाएं हैं उसमें आप जगन्नाथ मंदिर को कवर कर लेना। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पेज नंबर 64 में। और उसके बाद पेज नंबर 65 में जो अल्ट्रा वायलेट सी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी है, इसको आप देख लेना। पेज नंबर जो 66 है उसमें बैंगनी क्रांति जो आपको दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 66 में बैंगनी क्रांति, उसको देख लेना। और पेज नंबर 67 में 67 में आप राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA को आप देख सकते हैं। वीर गाथा परियोजना देख सकते हैं। तो पेज नंबर 67 में दो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, एक तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और ये वीर गाथा परियोजना। बाकी आप यहां से बाहर निकल सकते हैं। और पेज नंबर 68 में हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब ऐतिहासिक असल, अब तो आप चाहें तो पढ़िए छोड़िए। देखिए क्या है कि ठीक है प्रतियोगिता दर्पण में दिया है, अब इतिहास की जानकारी और इकोनॉमिक्स की जानकारी और पॉलिटी की जानकारी कोर सब्जेक्ट का हम प्रतियोगिता दर्पण से तो नहीं न लेंगे। हाँ, पढ़ना चाहें तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको विषय की जानकारी निश्चित रूप से उसके लिए टेक्स्ट बुक को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये करेंट से संबंधित नहीं है, सो आप सीधे आगे बढ़िए। लेख है, आप पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ने का। आर्थिक समीक्षा 2021 में यही बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक समीक्षा, सीधे आंकड़ों पे बात करेंगे डायरेक्ट, और समझने का प्रयास कीजिएगा आप। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22, तो इसमें जो आपका आर्थिक समीक्षा का जो भी ये बीच वाले मैटर देख रहे हैं बॉक्स के अलावा, आपको निश्चित रूप से पेज नंबर 84 में जरूर पढ़िएगा, ताकि ये जो तथ्य हम आपको प्रिडिक्ट करेंगे उसमें आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, ठीक है। पहले बॉक्स पे अगर हम चर्चा करें कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन क्षेत्र में जीवीए में वृद्धि एवं कोविड पूर्व वर्ष 2019-20 की तुलना में उत्पादन, ठीक है। तो इसका आप चाहें तो अभी इस बॉक्स को स्पेशली जो 19-20 की तुलना में देखेंगे तो 3.9 प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में 11.8, सेवा में 8.8 वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 3.9, 11.8 और 8.2 ये आंकड़े इस बॉक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। अब यहां पे देखना आर्थिक समीक्षा एक बॉक्स में नीचे 2021-22 दिया हुआ है, जिसमें निर्मला सीतारमण का फोटो भी लगा हुआ है।
उसमें देखो पहला पॉइंट जो पीछे भी हम बार बार कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आगे भी आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 2021-22 में 9.2% बढ़ने का अनुमान, जबकि 2020-21 में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। यह पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 की प्रमुख बिंदु जो दी गई है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 8 से 8.85, 8 से 8.5% की जो सीमा में संभावना व्यक्त किया गया है कि 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8 से 8.5 के बीच में होने की संभावना है। और यह भी कहा गया है कि तीसरा पॉइंट जो है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 6.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है। 6.8% राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल। तीनों पॉइंट्स को देख के जाना है। चौथा पॉइंट आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि हुई है, जबकि 2021-22 के बजट अनुमानों में 9.6 वृद्धि की अपेक्षा थी। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 के ये जो अभी मैंने ये सब जो यहाँ कर दिया प्रेडिक्ट, वही पॉइंट है आगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में 8.2, 3.9, 11.8 हम देख लेते हैं। एक पॉइंट ये भी, एक विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2021 के अंत में 633.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो पीछे भी वो प्रेडिक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कम से कम 1, 2, 3 और ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। इस पेज में, पेज नंबर 84 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के जो प्रतियोगिता दर्पण में आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से। बाकी ये जो दिया गया है बॉक्स से अलग, आप इसे जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। सांख्यिकी कार्यालय का NSO का भी इसमें अनुमान आपको कई जगहों पे दिया गया है। तो NSO वाला जो रिपोर्ट हो उसे जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये जरूर पढ़ना है ताकि इन आंकड़ों से आप कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये पेज नंबर 84 में ये इतनी बातें हमने आपको प्रेडिक्ट किया। इसी आर्थिक समीक्षा में जब नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसमें भी अगर आप देखें तो 2021-22 में GBA के में विभिन्न उत्पादक क्षेत्र का योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18.8% 2021-22 में, उद्योग क्षेत्र का योगदान 28.2% और आपका सेवा क्षेत्र का 53%। सो आप ध्यान रखेंगे इन तीन आंकड़ों को। और सब में अगर जाएंगे उद्योग में तो खनन एवं उत्खनन का ज्यादा योगदान है, नहीं अगर अंदर में जाएंगे तो बिजली, गैस, पानी और आपूर्ति और अन्य, विनिर्माण, तो विनिर्माण जो क्षेत्र है उसका ज्यादा योगदान है। उद्योग क्षेत्र में तो सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो आपका जो वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाएं, तो आप चाहें तो इसके अंदर में सबसे ज्यादा किसका योगदान है वो देख सकते हैं। लेकिन मूलतः प्राइमरी सेक्टर का, औद्योगिक सेक्टर का और सेवा सेक्टर का क्या योगदान रहा है, यहां पे हमने मूल आंकड़े आपको बता दिए, ये देख के जाना है, ठीक है। वही देखिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। यहां पे दिया GDP का वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पे, ठीक है, 2022-23 में
8 से 8.5, जो अभी हमने प्रेडिक्ट कर दिया। नेक्स्ट पे 85 नंबर पेज का मैटर था, 86 नंबर पेज में। छियासी नंबर पेज में भाई, तो 86 नंबर अगर पेज में चले तो देखो, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात की गई है। तो इस शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होता है ना, ये चालू मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों पे दिया हुआ है। स्थिर मूल्य में क्या, स्थिर मूल्य पे रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, रियल राष्ट्रीय आय, और स्थिर मूल्य पर चालू जो मूल्य होते हैं वो उसमें नॉमिनल होता है। तो खैर आप देखेंगे ये वाला कलर, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, और नीचे लाल वाला जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो थोड़ा ब्लैक ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये वर्तमान मूल्य पर है, चालू मूल्य पर। तो चालू मूल्य पे जो आपका ये निवल राष्ट्रीय आय है या फिर राष्ट्रीय आय है, और आपका आधार वर्ष क्या है स्थिर मूल्य के लिए, 2011-12, ठीक है। तो अगर चालू मूल्य पे जाएंगे तो 1,50,326, और अगर आप स्थिर मूल्य पे जाएंगे तो 93,973। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है इस मामले में, स्थिर मूल्य वाला, ठीक है। तो स्थिर मूल्य पर जो प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय एक तरह से मान के चले, पर कैपिटा इनकम, स्थिर मूल्य पे 93,973, मतलब कि 93,973 आपका रुपया में प्रति व्यक्ति आय है भारत का स्थिर मूल्य पे, और चालू मूल्य पे 1,50,326। तो ये स्थिर मूल्य वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो ध्यान रखेंगे। एकदम बिल्कुल परफेक्ट मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, स्थिर मूल्य पे वाला आंकड़ा ध्यान रखना। बाकी दो आंकड़े हैं तो क्वेश्चन देखना, लेकिन क्वेश्चन देख के बनाना कि चालू मूल्य पूछ रहा है कि स्थिर मूल्य पूछ रहा है। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य में आंकड़े अंतर हैं। भारत के वस्तुगत निर्यात के प्रमुख गंतव्य, तो भारत जो निर्यात कर रहा है सबसे ज्यादा यहां 1, 2, 3 में देखो तो अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन, 3। अगर भारत में वस्तुगत आयात की बात करो तो सबसे ज्यादा आयात क्या कर रहा है, पेट्रोलियम क्रूड्स, ठीक है। बाकी क्रम में सब दिया हुआ है। भारत में वस्तुगत निर्यातों के प्रमुख अंश ये आप छोड़ सकते हैं। राजकोषीय घाटा आप देख सकते हैं बॉक्स में, तो राजकोषीय घाटा 2021-22 में 6.8 और 2020-21 में जो आपके अनंतिम वास्तविक आंकड़े हैं, समीक्षा वाला आंकड़ा है, वो 9.2। सो दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप ध्यान रखना। फिर वस्तुगत आयातों के प्रमुख स्रोत में सबसे ज्यादा आयात हम अभी भी चीन से कर रहे हैं, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से, उसके बाद अमेरिका से। तो ये जो है वस्तुगत आयातों के प्रमुख स्रोत और भारत के वस्तुगत निर्यातों के प्रमुख गंतव्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये आपको भी पता है, इस पे कितना बार क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, ठीक। तो ये आर्थिक समीक्षा में आप ध्यान रखना। बाकी जो बीच के मैटर है आप इसको कनेक्ट करने के लिए पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पेज में चले तो नेक्स्ट पेज में भी आपको आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा से जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के हिसाब से, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये वाला आपको आंकड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक। 633.6 जो पहले भी आपने देखा होगा, मैं बार बार कर रहा था कि पीछे भी आएगा आगे भी आएगा वो उसका आंकड़ा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये गोला आपके पेज नंबर 87 में आपको मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नजर आर्थिक समीक्षा 2021-22 का। तो राजकोषीय घाटा वाला, ठीक, ये 9.2 और डबल स्टार जो है वो 6.8 है शायद ये, ठीक। 9.2 और 6.8 ये विदेशी मुद्रा भंडार
633.6। तो ये हमको लगता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का प्रतिशत में 2020-21 वाला भी और 21-22 वाला भी। और विदेशी व्यापार तो आप देखोगे लाल कलर वाला और ग्रीन कलर वाला, आयात और निर्यात का दिया हुआ है, मुद्रास्फीति का दिया हुआ है, सेवा का दिया हुआ है, कृषि और संवर्धन क्षेत्र का, जीडीपी वृद्धि दर का। आप इस गोले पे सब इंपॉर्टेंट है, सारे गोला इंपॉर्टेंट है, आप इस पे एक नजर रखिएगा, ठीक है, इस पे एक नजर रखिएगा। बाकी आप यहां से बाहर निकलिए। उसके बाद पेज नंबर 88 में आपका जो ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, आर्थिक समीक्षा में कृषि और संबंधित क्षेत्र में जो समृद्धि हुई है 3.9% की, ठीक है, और खाद्यान्न उत्पादन टोटल 2021 में हुआ है 308.6, ठीक है, मिलियन टन में। सो आप ध्यान रखना, ठीक। बाकी आप ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 3.9 और 308.6 मिलियन टन। नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 88 में, ये मैंने दोनों बॉक्स में एक एक पॉइंट प्रेडिक्ट किया है। पेज नंबर 89 भी है, जिसमें इस गोला पे, इस बॉक्स पे ध्यान रखना, औद्योगिक वृद्धि दर है ना 11.8 2021-22, ये ध्यान रखना पेज नंबर 89 में। बाकी एक ही चीज बार बार क्या प्रेडिक्ट करना, सेवा क्षेत्र में 8.2 ध्यान रखना। अच्छा, यहां पे क्या, इसमें क्या करना थोड़ी समझ के लिए, पेज नंबर 90 में ये सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये चार पॉइंट जो ब्लू कलर का दिया हुआ पढ़ लेना, सागरमाला कार्यक्रम पढ़ लेना, ठीक है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, जो आपकी आर्थिक समीक्षा से संबंधित है पेज नंबर 90 में। ये सब आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, आप व्यावहारिक हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, पेज नंबर 91 में देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी आइडिया ही डेवलप होगी। फिर केंद्रीय सरकार का बजट 2022-23 जो है, ठीक है, तो उसमें बजट का जो आकार वाला जो बॉक्स यहां दिखाई दे रहा है 39.45 लाख करोड़ का रुपए में यह बजट का आकार है। सो आप इस आकार पे एक तो ध्यान रखना, सीधे ये गोला ध्यान रखना, इस गोला में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए, नेक्स्ट पेज में सब अलग अलग करके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आकार तो ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट में चलो, इस बजट में नेक्स्ट पॉइंट में, हाँ,
आप इसको पढ़ तो लेना सब तुम लोग ये सब, लेकिन मैं वो इम्पॉर्टेंट आंकड़े की खोज कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रमुख सब्सिडी उर्वरक, खाद और पेट्रोलियम पर आप इसे मिस कर छोड़ सकते हैं। हाँ, ये जो बॉक्स है आप यहां ध्यान रखेंगे तो टोटल जो राजस्व प्राप्तियां हैं, कभी कभी आंकड़े में आ जाता है क्वेश्चन, तो ये वाला पॉइंट 2022, 21-22 और 22-23 इन करोड़ रुपए में, ये आंकड़े में ये आंकड़ा और ये आंकड़ा ध्यान रखना राजस्व प्राप्तियों में। और फिर ये 15 नंबर जो राजस्व घाटा है उसमें आंकड़ा नहीं लेकिन परसेंटेज 2021-22 में 4.7 जो संशोधित अनुमान है और जो बजट अनुमान है 3.8, ये ध्यान रखना। तो यानी कि वहां लिखा रहेगा 21-22 और 22-23 राजकोषीय घाटा। फिर ये आपका राजस्व घाटा भी आप ध्यान रखना, उसके आंकड़े नहीं, उसके जो परसेंटेज है 3.7 और 2.6, ठीक है। राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, सॉरी प्रभावी राजस्व घाटा आप मिस करिए, छोड़ दीजिए, प्रभावी जो राजस्व घाटा उसे आप छोड़ दीजिए। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक घाटा भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन 15 राजस्व घाटा, 17 राजकोषीय घाटा और 18 प्राथमिक घाटा। और उसमें भी ये परसेंटेज वाले जो आंकड़े हैं वो डिजिट वाला नहीं। क्लियर है? इतना ध्यान रखना। बजट के सार में पेज नंबर 94 में घाटे की प्रवृत्तियों में वही अभी आपको मैं दिखा रहा था, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। सो यहाँ पे आंकड़ों में दिया है, आप चाहें तो उसके अनुसार यहाँ पे एक बार इस राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा पर ध्यान रख के जाइएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी ऐसे से कर रहा हूं तो मतलब मैं छोड़ते जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो गोला है, अगर यहां पे काम कर लेंगे तो एक दो क्वेश्चंस अगर बनाता है यहां से तो आप बनाने की स्थिति में होंगे। तो इस गोला में क्या है कि रुपया कहां से आया है और रुपया फिर कहां गया है। तो सबसे ज्यादा रुपया, देखिए ये जो आप देख रहे हैं पार्ट जिसमें 35 पैसे की बात है, आप ये गोले को देख रहे हैं जिसमें 35 पैसा का बात है, तो ये भैया उधार रह गया है, माने बाकी। तो मतलब अगर देखेगा 35 पैसा जहां से रुपया आता है वहां पे 35 रुपया उधार हो जाए तो टोटल तो प्राप्त आपको 65 पैसा हुआ है 100 पैसा में, अगर मान लिया जाए तो, और 35 पैसा उधार रह गया है। और उसमें जो सबसे ज्यादा आपको प्राप्ति हुई है, आज से पहले जब हम क्वेश्चंस बनाते थे, इस साल से पहले जो क्वेश्चन बनाते थे, तो सबसे ज़्यादा बजट के अंदर भारतीय सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता था वो निगम कर से होता था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के फायदे पर लगाई जाती है। लेकिन इस बार आपका निगम कर और राष्ट्रीय आय लगभग इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद माल और सेवा कर 16 पैसा बता रहा है, ठीक है। तो निश्चित रूप से निगम कर और आयकर इस बार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि सबसे ज़्यादा निगम कर और आयकर से प्राप्त हो रहा है। माल और सेवा कर से भी 16 पैसा प्राप्त हो रहा है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। सीमा शुल्क 5 पैसा, 100 पैसा में है ना, सबसे ज़्यादा निगम आय और माल और सेवा कर से प्राप्त हुआ है। बाकी इस गोले पर नज़र रखना, प्रश्न पूछा जाता है। उधारी 35 पैसा हो गया है, ठीक है। और जो प्राप्त हुआ है आपको 65 पैसा, उसको 100 पैसा मान लिया जाए, माने 100% मान लिया जाए, तो ये रुपया कहां खर्च किया गया है। और सबसे ज्यादा जो खर्च किया गया है ब्याज अदायगी पे खर्च किया गया है,
जो ब्याज अदायगी है उस पर खर्च किया गया है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है वो है करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा दिया जाता है उसमें खर्च किया गया। तो आप चाहेंगे तो दोनों गोला देख के ये आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र से ज़्यादा आय प्राप्त होता है सरकार को और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है। तो निश्चित रूप से आपको इस बजट में इस दोनों गोलों पे काम करना चाहिए, दोनों पे एक नज़र रखना चाहिए। सो नज़र रख के जाइएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर हम चलें तो क्वेश्चंस दिए गए हैं संघीय बजट से, सो आप देख लेना, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण मिशन दिए गए हैं, सो आप जरूर देख के जाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रेडिक्शन जरूर किया हुआ है लेकिन यहाँ पे रिवाइज के लिए सही है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना, फिर पेज नंबर 101 में ये चीज़ें हैं। फिर पेज नंबर 102 में देखोगे पेट्रोल के साथ इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, ये जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं बिहार में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान योजना, ये सब पढ़ के आपको जाना है। खाद्य तेलों पर मिशन पाम ऑयल योजना, मिट्टी क्रांति, पेज नंबर 102 में ये सब पढ़ के जाना आपको। प्रधानमंत्री किसान संपदा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, टॉप से टोटल योजना और पीएम ई विद्या, ये आपके रिवाइज के लिए बहुत बढ़िया। ये सब आप योजनाओं को जरूर देख के जाना। पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, जो भी योजना इसमें हमको देख रहे हैं, केन बेतवा परियोजना और अन्य नदी जोड़ो परियोजना, ये आपको देख के जाना चाहिए। मेरे हिसाब से रिवाइज के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया है, जो वन रिपोर्ट है वो, उसको भी हम इसमें आपको बता देते हैं उसमें क्या क्या देख के जाना है। पेज नंबर 188 में है। और जो क्वेश्चंस आपको इसमें दिए होते हैं, आपको प्रतियोगिता दर्पण में प्रैक्टिस सेट में, आप देखना कि जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं आप उसको जरूर रिकवर करके जाएं, क्योंकि वो वर्तमान टाइम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न होते हैं। तो वो देखना, उससे एक माहौल पता चलता है कि किस क्षेत्र से क्वेश्चंस ज़्यादा लिंक किए जा रहे हैं, क्योंकि करेंट की ही घटनाएं कहीं ना कहीं कोर विषयों से लिंक होकर पूछी जाती हैं, ठीक है। इस वजह से जो भी जीएस के क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे गए हों, इस प्रतियोगिता दर्पण में जरूर देख लेना आप लोग। पेज नंबर 188 निकाल रहे हैं हम, 177 तक पहुंच गए हैं। पेज नंबर 188 में भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 दो साल पे आता है, ठीक है। तो ये करेंट आपका रिपोर्ट है और इसमें आपको देखो ये सारी चीजें जो दी हुई है इंटरनल मैटर, उसे आप जरूर पढ़ना। मैं डायरेक्ट केवल प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्या तुम्हें देख के जाना है। तो आपको देख के जाना है कुल वन क्षेत्र इस रिपोर्ट के हिसाब से, और कुल वन क्षेत्र है 21.71%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, बात समझे। लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इस रिपोर्ट के अनुसार आपको मिलेगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का अगर देखें तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र है 7,13,789, 7,13,789 कुल वन क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र है, माने जो देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, जो आपका 21.71% ठहरता है, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त 95,748 वर्ग किलोमीटर वृक्ष आच्छादित भी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91 है।
तो आप 21 में 2.91 अगर जोड़ दें तो लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन जो है वृक्ष आच्छादन के साथ 24.62 ठहरेगा। 62, तो जब 24.62 आंसर आएगा तो उसमें आपको वन क्षेत्र के साथ साथ कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो 21.7 वन प्रतिशत है आपका वन भारत का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, उसमें अगर वृक्ष आच्छादन को भी जोड़ देंगे 2.91 तो ये 24.62 के आसपास हो जाएगा। तो केवल वन क्षेत्र पूछेगा तो 2.17 और वन क्षेत्र और वृक्ष आच्छादन दोनों पूछेगा तो 24.62 हो जाएगा। सो ये इसलिए हमने कहा कि ये कनेक्टिव जो आंकड़े अंदर के पढ़ने जरूरी हैं। सो यहाँ भी आपको प्रिडिक्ट हो जाएंगे बस, और ज़्यादा आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ये जो कुल मैंग्रोव है ये वाला कच्छ वनस्पति क्षेत्र, इसको आप पढ़ सकते हैं, बस ये बॉक्स वाला, बाकी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आए तो इसमें अगर आप आंकड़ों में जाएं तो उस आंकड़ों से इंपॉर्टेंट जो आंकड़े हैं यहां दे दिए हैं। पेज नंबर 189 में आप देखो दिया हुआ है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान, प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान मिजोरम। तो ये आपको पॉइंट पढ़ना है। आपको पेज नंबर 189 में ये पॉइंट आपको पहला जो ब्लू कलर से एक पॉइंट दिखाई दे रही है पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट्स। आप देखोगे तो इस सारे में मिल जाएगा कि भाई प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, वन के मामले में कौन सबसे कम है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पे। बाकी चीज़ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इस चीज़ों को एक बार 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, इसको देख लेना और देखना ये सब चीज़ें भी आपको देख लेना है कि 2019-21 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि वाले पहले 5 राज्य, तो आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा। वन क्षेत्र में कमी वाले पहले 5, ये 2 साल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र की वृद्धि किस राज्य में हुई है और सबसे कम किस में हुआ है वो दिया हुआ। तो ये भी आपको बॉक्स देख के जाना है। पेज नंबर 189। सो ध्यान रखना भाई। आगे बस इतना ही है। अब रह गई बात बिहार की आर्थिक समीक्षा का अलग से, वो तो पीडी में है नहीं, और वन रिपोर्ट का तो वो भी आप लोग कर ही रहे हैं या फिर प्रेडिक्शन में करवाया ही गया है। ठीक है, बाकी प्रतियोगिता दर्पण का आप काम कर लें। पूरा एक एक पेज पे मैंने काम करके आपको बता दिया है कि आपको इसमें से क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। ठीक है, और इससे निश्चित रूप से थोड़ा बहुत आपको इसमें क्या लगभग सहायता मिल जाएगी इस प्रतियोगिता दर्पण को रीड करने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस पीडी से आप इस पीडी को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है। जो भी मई जून में पेपर होंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन है, मार्च का मैगजीन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।